जय हिंद। आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो पाल राजवंश है, पाल राजवंश के बारे में यहाँ पर विस्तार रूप से देखने का प्रयास करेंगे। या हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज नंबर 100 है, यानी कि इससे पहले हमने 99 क्लास एक कंप्लीट कर ली है, या कहीं कि 99 टॉपिक पर हमने विस्तार रूप से अब से पहले प्राचीन भारत पर चर्चा की है। इसी के साथ यह हमारा टॉपिक बंगाल का जो पाल राजवंश है उसके बारे में यहाँ पर जानने का है। तो देखें कि जो आज का कहें कि जो बंगाल है, आप बंगाल के अंदर कह सकते हैं आज का जो बांग्लादेश का इलाका, इसी के साथ कहें कि जो आज का भारत का जो पश्चिम बंगाल है, इसके आसपास के इलाके जो कि पाल राजवंश के अंदर शामिल थे। कहने के मतलब ये वाला इलाका जो हमारे देखते हैं, इसके अंदर जो पाल राजवंश हुआ करता था, पाल राजवंश के राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। अब जो पाल राजवंश था, इसके जो समकालीन राजा थे वो मुख्य रूप से हम देखें कि एक तो आज का जो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इन इलाकों में हुआ करते थे गुर्जर प्रतिहार राजवंश हुआ करता था। इसी के साथ दूसरा जो समकालीन ताकतवर राष्ट्र था वो था राष्ट्रकूट राजवंश, जो आज का कहें कि आज का कर्नाटक वाला जो इलाका है या कहेंगे महाराष्ट्र वाला इलाका है, यहाँ पर हुआ करता था राष्ट्रकूट राजवंश। तो राष्ट्रकूट राजवंश में यहाँ पर इस समय ताकतवर राजवंश हुआ करता था। इसी के साथ जो आज का कन्नौज है, इस कन्नौज के लिए इन गुर्जर प्रतिहार, इन पालों और राष्ट्रकूट राजाओं एक दूसरे के प्रति संघर्ष करते रहे, जिसको हमने कहा त्रिपक्षीय संघर्ष। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में एक तो गुर्जर प्रतिहार था और एक कहें कि यहाँ पर था एक राष्ट्रकूट राजवंश था और एक पाल राजवंश था। यहाँ पर जो कन्नौज था, कन्नौज कभी हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी, या कहें कि ये जो कन्नौज है, ये कन्नौज जो कि कहें कि राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, इसलिए ये भी चाहते थे कि कन्नौज इनके अंडर में हो, ये चाहते थे ये कन्नौज इनके अंडर में हो, ये चाहते थे इनके अंडर में हो। तो ये जो पाल राजवंश है, पाल राजवंश में त्रिपक्षीय संघर्ष का एक कहें कि एक अंग था। तो इसके साथ देखें कि जो हमारा जो पाल राजवंश है, इस पाल राजवंश का जो पहला राजा होता है वो गोपाल होता है। पहला राजा गोपाल होता है। गोपाल जो कि शासन करता है लगभग 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक, लगभग 20 वर्षों तक इसका शासन रहता है। 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक। अब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि भाई ये जो गोपाल है ना, जब गोपाल राजा बना था, इस समय जो बंगाल है, इस बंगाल पर अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। या कहें कि जो बंगाल है, इस बंगाल के अंदर जो कि कहें कि बहुत परेशानियां उत्पन्न हो गई थी। इनको दूर करने के लिए जो बंगाल है, इस बंगाल के अंदर सुधार करने के लिए जो बंगाल के जो लोग थे, या कहें जो धनवान लोग थे, उन्होंने जो राजा गोपाल है, इस गोपाल को बंगाल का राजा बनवाया। कहने का मतलब है कि सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि जो गोपाल है, ये गोपाल को राजा बनाने में सहयोग यहाँ की जनता ने की थी। जनता चाहती थी कि ये गोपाल बंगाल का राजा बने, राजा बनकर जो यहाँ पर समस्या है उन समस्याओं को दूर करे। इसी के साथ देखें कि जो ये गोपाल था, गोपाल बौद्ध मत को मानने वाला था, यानी कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इन्होंने बौद्ध धर्म के विस्तार करने के लिए अनेक प्रयास किए। जैसे कि जो एक गोपाल था, इस गोपाल ने जो आज का बिहार है, इस राज्य का जो बिहार हमारा राज्य है, इस बिहार के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है उदयनपुरी एक स्थान बिहार के अंदर है। इस उदयनपुरी में इस गोपाल ने एक बौद्ध बिहार बनाया था। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि जो ये गोपाल है, ये गोपाल बौद्ध मत को मानने वाला था, बौद्ध के उत्थान चाहता था। इसलिए तो इस गोपाल ने बिहार के अंदर उदयनपुरी के अंदर एक बौद्ध बिहार का निर्माण करवाया था। इसके बाद में गोपाल के बाद में जो शासक बनता है वो धर्मपाल बनता है। धर्मपाल शासक बनता है। तो धर्मपाल का जो शासनकाल रहता है लगभग रहता है 783 ईस्वी से लेकर 795 ईस्वी तक। हो सकता है कि आपको कहीं कहीं ये डेटें ऊंची नीची देखने को मिले, क्योंकि हमारे इतिहासकार है ना, इन इतिहासकार स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, या कहेंगे अलग एक इतिहासकार की अलग मत है, दूसरे इतिहासकार की अलग मत है ना। इसलिए जो ये डेट होती है, डेटों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी के साथ देखें कि धर्मपाल इस गोपाल के बाद कहें कि शासक बनता है। जो ये धर्मपाल है, धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर उलझा रहता है। यानी कि जो एक गोपाल था, गोपाल के समय त्रिपक्षीय संघर्ष चालू नहीं हुआ था, लेकिन जो ये धर्मपाल है, इस धर्मपाल के समय त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हो गया था। हमने कहा त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष की जो आज का कन्नौज है, कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर है। इस कन्नौज पर
एक शक्तिशाली शासक है जो हर्षवर्धन था, इस हर्षवर्धन का यहाँ पर शासन हुआ करता था। कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी, लेकिन अब कन्नौज के अंदर हर्षवर्धन का शासन समाप्त हो जाता है, या कहें कि हर्षवर्धन जो वर्धन वंश है, वर्धन वंश धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता है। तो ये जो शक्तियाँ थी, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार, आज का जो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार हुआ करते थे। जो आज का हमारा पठार ये क्षेत्र है, यहाँ पर हुआ करता था राष्ट्रकूट, और जो आज का बंगाल या बंगाल पर हुआ करते थे पाल राजा। अब जो ये था कन्नौज, जो कि शक्ति का केंद्र था। तो ये गुर्जर प्रतिहार भी चाहते थे कि ये कन्नौज पर अपना अधिकार हो, इधर से ये पाल चाहते थे कि इस कन्नौज पर अपना अधिकार हो, इधर से ये जो राष्ट्रकूट है, ये राजा चाहते थे कि ये कन्नौज अपने अंडर में हो। इसलिए इसके चक्कर में, इस कन्नौज के चक्कर में इसके इन तीनों के मध्य अनेक बार लगभग 200 वर्षों तक इन वंशों के मध्य लड़ाई चलती रही, संघर्ष होते रहे। इसलिए इतिहासकारों ने इनको कहा त्रिपक्षीय संघर्ष। कभी ये इसको मारता, कभी ये इसको मारता, कभी ये इसको मारता, कभी ये इसको मारता, यानी कि इनका पूरा जीवन ही लगभग 200 वर्षों का एक दूसरे को मार काट करने में, एक दूसरे को हराने में, इसको पाने में लग गया। इसको कहा त्रिपक्षीय संघर्ष। अब यहाँ पर जो राजा बनता है धर्मपाल, ये राजा धर्मपाल भी इस त्रिपक्षीय संघर्ष का एक हिस्सा बन जाता है, यानी कि राजा धर्मपाल भी इसको पाने की इच्छा होती है, राजा धर्मपाल भी इसको पाने के प्रयास करता है, भले ये हार गया हो। इसी के साथ कहें कि जो धर्मपाल है, इस धर्मपाल के समय एक कवि था, एक बहुत प्रमुख विख्यात कवि था जिसका नाम सोठल। सोठल एक विख्यात कवि था। इस सोठल जो विख्यात कवि था, इस विख्यात कवि ने कहा कि जो ये धर्मपाल है, ये धर्मपाल उत्तर पंथ का स्वामी है। उत्तर पंथ यानी कि आज का जो उत्तर भारत है, इस उत्तर भारत का स्वामी या कहिए उत्तर पंथ का स्वामी, इस धर्मपाल को कवि सोठल अपनी रचनाओं में कहता है। इसी के साथ कुछ लेख है, जैसे कुछ अभिलेख मिले हैं, उनके अंदर कहा, उनके अंदर जो धर्मपाल है, इस धर्मपाल को परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल को अब लेखों में परम सौगात कहा गया है। इसके बाद कि जो ये धर्मपाल था, इस धर्मपाल ने भी बौद्धों का उत्थान के लिए या कहीं बौद्धों के विस्तार के लिए अनेक प्रयास किए। जैसे कि कहें कि जो ये धर्मपाल था, इस धर्मपाल ने विक्रमशिला जो कि आज का कहें कि जो आज का बिहार राज्य है, जो आज का बिहार राज्य है, हमारा राज्य का बिहार राज्य है, इस बिहार राज्य के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है भागलपुर। बिहार राज्य के अंदर एक स्थान है जिसका नाम भागलपुर है। इस भागलपुर के अंदर विक्रमशिला जो कि एक स्थान है, इस विक्रमशिला पर इस धर्मपाल ने एक बौद्ध विहार बनाया था, बौद्ध विहार की स्थापना की। इसी के साथ जो बांग्लादेश है, जो आज का बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है सोमपुर। इस सोमपुर में और इस विक्रमशिला में जो ये धर्मपाल था, इस धर्मपाल ने बौद्धों के लिए बिहारों की स्थापना की, यानी कि जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उनको बिहार कहा जाता था। इन बिहारों की स्थापना ये राजा करता है, एक तो विक्रमशिला में करता है और एक सोमपुर में करता है। इसके बाद में जो शासक बनता है वो देवपाल बनता है, पाल वंश का शासक देवपाल बनता है। देवपाल जो कि शासन करता है लगभग 815 ईस्वी से लेकर लगभग 855 ईस्वी तक ये देवपाल शासन करता है यहाँ पर हमारे बंगाल पर। अब जो देवपाल है, इस देवपाल ने अपनी राजधानी इस उदयंतपुरी को बदलकर, उदयंत है ना, जो अपनी राजधानी क्या थी, इसकी जो राजधानी थी ना, इस राजधानी को बदलकर जो ये राजा था देवपाल, इस देवपाल ने बिहार के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है मुंगेर। इस मुंगेर को ये देवपाल राजधानी बनाता है। यानी कि जो ये राजा देवपाल होता है, ये देवपाल जो कि बिहार के अंदर जो मुंगेर स्थान है, इस मुंगेर पर अपनी राजधानी बनाता है, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाता है। जो ये देवपाल है, इस देवपाल के समय एक अरबी यात्री भारत आया था जिसका नाम था सुलेमान। इसके समय अरबी यात्री था जो कि भारत आया था। सुलेमान ने कहा कि जो देवपाल जो कि शक्तिशाली शासक, इसे सुलेमान ने माना। हमने जो राष्ट्रकूट राजा था, उस राष्ट्रकूट एक राजा के समय भी कहा था कि जो सुलेमान है इसके समय काल भारत आया, और अब हम कह रहे हैं कि देवपाल के समय ये भारत आया। तो भाई इस समय जब ये सुलेमान भारत आया था तो यहाँ पर भी राजा था, यहाँ पर भी राजा था, यहाँ पर भी राजा था। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ के किसी राजा को कह सकते हैं भाई इसके समय आया, यहाँ के राजा को हम कह सकते हैं इसके समय आया। तो इसी प्रकार जो कि भाई सुलेमान
जितने भी राजा थे उनके समय काल में तो आया था, इसलिए इस पर डाउट कंफ्यूज नहीं हो सकते। इसी के साथ जो अगला जो राजा बनता है वो महिपाल द्वितीय बनता है। जो हमारा ये राजवंश है, इस राजवंश का जो अगला राजा बनता है महिपाल बनता है। लेकिन जो ये देवपाल है, इस देवपाल के बाद जो पाल राजवंश धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, जो धीरे धीरे इसके शासक कमज़ोर होने लगता है, धीरे धीरे जो अन्य जो शासक है उन अन्य शासक जो कि इस पर कहें कि इस पर आक्रमण करने लगते हैं, तो फिर एक लंबे समय तक बीच में गैप आ जाता है, यानी कि इस क्षेत्र पर अन्य राजाओं ने अधिकार कर लिया, अन्य राजाओं ने अधिकार कर लिया, है ना। फिर क्या होता है कि जो महिपाल द्वितीय है, महिपाल द्वितीय फिर से यहाँ पर बंगाल के अंदर जो पाल राजवंश है उसकी स्थापना करता है। इसलिए इस महिपाल द्वितीय को पालों का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। महिपाल द्वितीय को पालों का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि एक बीच टाइम में अन्य राजाओं ने इन पर अधिकार कर लिया था। बाद में जो ये महिपाल था, इस महिपाल ने फिर से अपने पाल राजवंश की स्थापना की। इस महिपाल प्रथम का जो शासनकाल रहता है लगभग 978 ईस्वी से लेकर लगभग 1028 ईस्वी तक रहता है। अब जो ये महिपाल है, जो यहाँ पर बंगाल का शासक महिपाल है, इस महिपाल के समय जो चोल राजा, जो यहाँ पर चोल राजवंश है, आज का कहें इस इलाके में चोल राजवंश हुआ करता था। इस चोल राजवंश का एक राजा जिसका नाम था राजेंद्र चोल इस बंगाल पर आक्रमण करता है ना, बंगाल पर आक्रमण करता है। आक्रमण करके जो यहाँ पर महिपाल है, इस महिपाल को हरा देता है। यहाँ से चोल राजा इस बंगाल पर आक्रमण करता है धीरे धीरे, है ना, तो ये बंगाल का राजा महिपाल हार जाता है। ये आक्रमण लगभग 1023 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि जो ये राजेंद्र चोल है, जो यहाँ पर राजेंद्र चोल है, इस राजेंद्र चोल ने इस बंगाल पर आक्रमण गंगा नदी का जल पाने के लिए या कहीं गंगा नदी का जल प्राप्त करने के लिए इस राजेंद्र चोल ने यहाँ पर आक्रमण किया था, ऐसा हमको जो कि कहा जाता है या कहीं के अभिलेखों में मिलता है। इसी के साथ कि जो ये महिपाल है, इस महिपाल के समय या कहीं कि महिपाल ने ही जो एक बौद्ध विद्वान था जिसका नाम है अतिश, एक बौद्ध विद्वान था अतिश। इस बौद्ध विद्वान अतिश को इसी ने, जो कि आज का तिब्बत है, जैसे कि आज का तिब्बत है, ये वाला इलाका वर्तमान में चाइना के अंडर में है, यानी कि इस तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर रखा है। तो इस महिपाल के समय यहाँ से एक बौद्ध विद्वान जिसका नाम था अतिश अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए तिब्बत जाता है और प्रचार प्रसार करने में कामयाब भी हो जाता है। कहीं ना कहीं जो आज कहें कि तिब्बत के अंदर बौद्ध धर्म का बहुत अधिक विस्तार हमको विकास देखने को मिलता है। इसके बाद में जो अगला राजा बनता है वो है रामपाल राजा बनता है। रामपाल जो कि अब एक नई राजधानी बनाता है। रामपाल एक स्थान है जिसका नाम है रामावती। यहाँ पर एक स्थान है रामावती। इस रामावती को जो रामपाल है नई राजधानी बनाता है। इसी के साथ जो ये रामपाल है, इस रामपाल के समय एक कवि था, है ना, रचनाकार था जिसका नाम है संध्याकर नदी एक रचनाकार था। इसने इसी के समय रामचरित लिखी थी संध्याकार नदी ने जो अपनी रामचरित लिखी थी, इस रामचरित में इसने सव्य को कलयुग का वाल्मीकि कहा और इसने जो रामपाल राजा था, इस रामपाल राजा को कलयुग का राम बताता है। यानी कि जो ये संध्याकर नदी है, इसने इसके समय रामचरित लिखा। इस रामचरित में इसने सव्य को तो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग का जो कि वाल्मीकि कहता है और जो राजा रामपाल था, इस राजा रामपाल को कलयुग का राम कहता है। इसी के साथ कहें कि जो ये पाल राजवंश था, इस पाल राजवंश के समय यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक विकास भी हुई देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का उत्थान के लिए इन राजाओं ने कुछ प्रयास किए। इसी के साथ यहाँ पर क्या होता है कि जो ये पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र पर हम कहें कि जैसे कि बिंबिसार अजातशत्रु, देखो बिंबिसार फिर अजातशत्रु, फिर इसके बाद में नंदवंश आता है, फिर नंदवंश के बाद में मौर्य वंश आता है, मौर्य वंश के बाद में जो कि शुंग वंश आता है, अनेक प्रकार के वंश आते हैं। लगभग यहाँ पर 1000 पाटलिपुत्र है ना, जो कि प्राचीन भारत में लगभग 800 या कहें कि 1000 वर्षों तक जिस पाटलिपुत्र पूरे भारत की शक्ति का केंद्र बनी रहती है ना, क्योंकि भाई यहाँ पर बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु वगैरह बहुत राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। तो इस समय क्या हुआ कि ये
पाटलिपुत्र पूरे भारत का केंद्र बन गई थी, लेकिन धीरे धीरे इस पाटलिपुत्र का क्या कहें कि महत्व कम होने लगता है। और जो ये पाल राजा है, इस पाल राजाओं तक यहाँ पर थोड़ा बहुत महत्व बचा रहता है, लेकिन जैसे पाल राजाओं की समाप्ति होती है तो ये पाटलिपुत्र है ना, इस पाटलिपुत्र का महत्व न के बराबर हो जाता है। पाटलिपुत्र का महत्व न के बराबर हो जाता है। तो ये भी बार बार देखने को मिलता है कि पाटलिपुत्र का महत्व किसके बाद में न के बराबर होता है, तो वो पाल वंश के राजा के बारे में, क्योंकि जब तक पाल वंश के राजा थे थोड़ा बहुत इसका महत्व था, लेकिन जैसे पाल वंश समाप्त होता है तो इसका महत्व भी हाँ ना कम हो जाता है। इसी के साथ कहें कि जो इन पालों के समय बंगाल के अंदर कहेंगे कांस्य मूर्ति कला का विकास होता है। जो कांस्य की जो मूर्ति कला होती है इसका विकास इसके अंदर देखने को मिलता है। इसी के साथ जो हमने देखा ये सभी ऑथेंटिक जानकारी है, हाई लेवल की बुकों के साथ, या कहेंगे सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो बुक पढ़ते हैं, जो ऑथेंटिक बुकें हैं, जो कि सर्वमान्य बुकें हैं, उनके साथ यहाँ पर कहें कि ये जानकारी देने का प्रयास किया गया है। इसी के साथ इसके अलावा कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं, जैसे कि हम कहें कि परमार राजवंश, इसी के साथ चंदेल राजवंश, इसी के साथ हम कहें गुप्तोत्तर काल की जो संस्कृति थी, कला थी, व्यापार वाणिज्य, ये कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। इसके बाद जो हमारे प्राचीन भारत का इतिहास जो कि कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमने प्राचीन भारत के इतिहास में हर एक टॉपिक को विस्तार रूप से देखने का प्रयास किया। आप मानोगे नहीं, लेकिन जो 2 लाख की चीज़ हम लेकर आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद।